हेलो स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल के अंदर न्यू टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस क्या है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट वाज लाइडिया हॉल 1955 हु वाज इंट्रोड्यूस द टर्म नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस टर्म है सबसे पहले कौन साइंटिस्ट था? लाइडिया हॉल ने 1955 में सबसे पहले इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था नर्सिंग प्रोसेस को। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं हम। द नर्सिंग प्रोसेस जनरली इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम अप्रोच फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। नर्सिंग प्रोसेस जनरली डिफाइन किया गया है कि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना फॉर गिविंग देना इंडिविजुअल कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर और पर्सन्स को कॉम्प्रहेंसिव केयर ऑल नर्सिंग केयर। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव। ऑल के जो चारों केयर से उनको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्रहेंसिव केयर। तो इंडिविजुअल को कॉम्प्रहेंसिव केयर देने और जो भी प्रॉब्लम है उसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते तो क्या कहलाता है? नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, फेजेस देखते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन क्लियर। सबसे पहले लाइडिया हॉल ने डेवलप किया था एंड डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद पढ़ते हैं फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की 6 फेज है। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, इसे गोल भी कहते हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, असेसमेंट जो है उसके अंदर फिर 2 टाइप्स आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक टाइप और होता है इन दोनों के बीच असेसमेंट होता है। ठीक है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आउटकम हम अपना गोल बनाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व होगी इसके लिए प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्लानिंग की है वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ बीच में एक और आता है रेशनल, किस कारण से हमने प्लानिंग की है, बट वो कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप लिखो वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो ठीक है, एंड लास्ट आता है इवेल्युएशन, हमने जो भी प्लानिंग की है पेशेंट के ऊपर प्रोवाइड की है उसका क्या इवेल्युएशन निकलता है। ठीक है, इन सारी फेजेस को हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर देखना, असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज अ डेलिब्रेटेड सिस्टमेटिक एंड यहाँ पे लॉजिकल आएगा। सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा that are helpful to identify and define problems of the patient। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है? इट इज़ अ डेलिब्रेट, ध्यानपूर्वक, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल, सिस्टमेटिक और लॉजिक तरीके से कलेक्शन किया गया है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा का। ठीक है, सब्जेक्टिव पेशेंट खुद बता रहा है एंड ऑब्जेक्टिव नर्स ऑब्जर्व कर रही है। दोनों तरीकों को लॉजिकली एंड सिस्टमेटिक का ध्यानपूर्वक तरीके से डाटा को कलेक्ट किया है एंड हेल्पफुल, काहे के लिए हेल्पफुल है वो? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन पेशेंट्स की प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल रहता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा यदि हमने ध्यानपूर्वक केयरफुली सिस्टमेटिक कलेक्ट किया है तो। ठीक है, ये क्या है हमारा? असेसमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के अंदर नर्सिंग असेसमेंट फोकस ऑन। नर्सिंग असेसमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? ऑन गैदरिंग डाटा, गैदरिंग मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना डाटा अबाउट अ क्लाइंट, पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करना, स्टेट ऑफ वेलनेस। ठीक है, कोई भी बीमारी की जो स्टेट है हेल्थ की, वेलनेस मतलब अच्छा, वेलनेस की कोई स्टेट है उसके रिलेटेड, फंक्शनल एबिलिटी, फिजिकल स्टेटस एंड स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, किससे? वेलनेस से, फंक्शनल एबिलिटी उसका क्या फंक्शन कर रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है, एंड फिजिकल स्टेटस उसका शारीरिक स्तर, एंड स्ट्रेंथ उसकी मजबूती, इन सारी चीज़ों का पेशेंट का जो डाटा है वो हम क्या करते हैं? गैदर करते हैं। ये नर्सिंग असेसमेंट उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट था गॉर्डन, 1994 ने बताया था सारी चीज़ें। क्या बताई थी? कि डाटा जो है वो कलेक्ट करना है पेशेंट का सारा, वेलनेस से रिलेटेड, फंक्शंस, एबिलिटी एंड फिजिकल स्टेटस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, असेसमेंट क्लियर।
असेसमेंट के अंदर कुछ नहीं है, असेस करना है पेशेंट को, ठीक है। असेस मतलब उसको देखना है, असेसमेंट करना है, पेशेंट को देखकर डाटा कलेक्ट करना है। सब्जेक्टिव जो रहेगा वो खुद पेशेंट बताएगा ना, ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम इसके टाइप देखते हैं। असेसमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डाटा, सॉरी असेसमेंट आर टू टाइप्स। असेसमेंट जिसका टू टाइप्स है, क्या है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट इज एंड विच द कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव असेसमेंट इज विच द कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट। इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन कौन देता है, पेशेंट, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेशेंट देता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इज द डाटा विच इज द ऑब्जर्व बाय द नर्स टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम। जो पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करके जो ऑब्जर्व करती है उसको लिखते हैं हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। नर्स आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट को एंड ऑब्जर्व करती है, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट दे रहा है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट, एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट का जो रहता है वो नर्स ऑब्जर्व करती है। क्लियर असेसमेंट फर्स्ट फेज थी हमारी, असेसमेंट क्लियर। सेकेंड फेज पढ़ते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। ये नर्सिंग प्रोसेस की सेकेंड फेज है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है। डायग्नोसिस इज द क्लिनिकल एक्ट ऑफ, डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लिनिकल एक्ट है, ठीक है। क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड एक्ट है। पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोसिस एक क्लिनिकल एक्ट है, ठीक है। नंदा, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नंदा ने डिफाइन किया है, नंदा डिफाइंस नर्सिंग डायग्नोसिस एज अ क्लिनिकल जजमेंट, वो एक क्लिनिकल जज करना है अबाउट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी रेस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम या लाइफ प्रोसेस। जो भी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है पेशेंट की या कम्युनिटी की, उसको क्लिनिकल जज करके, उसको क्लिनिकली जजमेंट करके, उसको देखकर हम जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसे बोलते हैं हम नंदा के अकॉर्डिंग, नंदा ने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। पेशेंट की प्रॉब्लम को जज करके, कम्युनिटी जो भी उसका रेस्पॉन्स जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरी प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिक कलेक्ट करके एक वे में हम बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हम कुछ क्वालिफायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स होती है वो यूज़ करते हैं। तो क्वालिफायर्स आर द वर्ड यूज टू गिव एडिशनल मीनिंग, ठीक है। क्वालिफायर्स क्या एक वर्ड ही है और वो एडिशनल मीनिंग देते हैं, एक प्रोफेशनल वे देते हैं। तो एडिशनल मीनिंग टू अ नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए एग्जांपल जैसे कि अल्टर्ड, इम्पेयर्ड, डेफिशिएंट, एक्सेसिव, डिसफंक्शनल, इटीसी, ठीक है। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर मतलब उसको बॉडी टेम्परेचर किसी का बढ़ा हुआ है तो हम अल्टर्ड लगा देंगे, तो ये क्या हुआ, एक एडिशनल मीनिंग निकल गया। इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, वो जो सांस ले रहा है वो पैटर्न इम्पेयर्ड है, इम्बेलेंस है, तो इम्बेलेंस की जगह हम इम्पेयर्ड लगाएंगे तो क्या हुआ, एडिशनल एक क्वालिफायर्स हो जाएगा। डेफिशिएंट मतलब कम, डेफिशिएंट, एक्सेसिव ज़्यादा, डिसफंक्शनल कोई भी एबनॉर्मलिटी हुई तो उसे हम डिसफंक्शनल कहते हैं। तो क्वालिफायर्स क्लियर एंड नर्सिंग डायग्नोसिस भी क्लियर, ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, इसके बनाने का तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। राइटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट राइट करने का तरीका है, इसके 3 तरीके हैं। 3 पार्ट स्टेटमेंट में होता है ये, एंड 2 पार्ट स्टेटमेंट एंड 1 पार्ट स्टेटमेंट। आपको तो 3 पार्ट स्टेटमेंट ही फॉलो करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पार्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, पर बेटर रहेगा आप 3 पार्ट स्टेटमेंट यूज़ करो, ठीक है। 3 पार्ट स्टेटमेंट मतलब 3 पार्ट के अंदर, 2 पार्ट मतलब 2 पार्ट के अंदर एंड 1 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट हम 3 पार्ट देखते हैं। प्रॉब्लम या डायग्नोस्टिक लेबल रिलेटेड टू इटियोलॉजी एज एविडेंस बाय सिम्टम्स, ठीक है। नंदा के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे दिया है। सबसे पहले हम पेशेंट की प्रॉब्लम लिखेंगे, उसको हम डायग्नोस्टिक लेबल भी कहते हैं। उसके बाद रिलेटेड टू, किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, इटियोलॉजी मतलब उसका कारण लिखेंगे। फिर एज एविडेंस बाय, किस वजह से हो रही है, किस क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, तो वो हम सिम्टम्स लिखेंगे उसके, ठीक है, एज एविडेंस बाय। जैसे कि
प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक लेबर हमारा एग्जांपल देखते हैं इसका, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ये हमारी क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड है, वो फिजिकली मूव नहीं कर पा रहा है, तो रिलेटेड टू किस कारण से, डिक्रीज मसल कंट्रोल, वहाँ की मसल्स कंट्रोल है जिस कारण से क्या हो रहा है, फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो रही है, ठीक है। एज एविडेंस बाय इसका सिम्टम्स क्या है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसके कारण क्या हो रहा है, नीचे की लोअर एक्सट्रीमिटी जो है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ठीक है। समझ में आया। 3 स्टेटमेंट है जिसमें प्रॉब्लम भी लिखनी है अपने को, इटियोलॉजी भी लिखनी है, उसका सिम्टम्स क्या रहेगा, जैसे कि एज एग्जाम्पल देख लेना, प्रॉब्लम हो रही फीवर, किसी को फीवर आ रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कारण लिख दो किस कारण से, तो यहाँ पे इटियोलॉजी लिखना है। मान लो किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एज एविडेंस बाय, वो मूव नहीं कर पा रहा है, एक जगह है, पेशेंट डल है, तो क्या आएगा, सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेयर्ड फिजिकल, इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म बनाया है, रिलेटेड सब हटा के पूरा ऐसा डायग्नोसिस बनता है, जिसको बोल दे आपको डायग्नोसिस बनाना है, तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी कम हो रही है, रिलेटेड टू किस कारण से, डिक्रीज मसल्स कंट्रोल एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था 3 पार्ट स्टेटमेंट। 3 पार्ट स्टेटमेंट में क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, पेशेंट की प्रॉब्लम लिखनी है, फिर इटियोलॉजी किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है उसको, एंड सिम्टम्स, ठीक है। जैसे कि पेशेंट का पैर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक क्या है, प्रॉब्लम है, पैर फ्रैक्चर है, इटियोलॉजी किस कारण से हुई, नीचे गिर गया होगा कहीं से, एक्सीडेंट हो गया होगा, तो ये क्या हुआ, इटियोलॉजी, एंड सिम्टम्स क्या होगा, उसको पेन होगा, ठीक है, पेन होगा, या वो का पार्ट जो है मूव नहीं कर पाएगा, एक जगह ही रहेगा, तो क्या आएगा, सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए PES शॉर्ट टर्म फॉर्मूला है, पेस फॉर्मूला, P से प्रॉब्लम, E से इटियोलॉजी और S से सिम्टम्स, वही जो आपको बताया था 3 पार्ट स्टेटमेंट का। अब हम देखते हैं 2 पार्ट स्टेटमेंट। 2 पार्ट स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट तो वही आएगा, प्रॉब्लम, डायग्नोस्टिक लेबल, पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है वो लिखना है, फिर नेक्स्ट रिलेटेड टू किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, एंड इटियोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है रिस्क फॉर फॉल, ठीक है, किसी पेशेंट को या कोई भी है तो उसको रिस्क है फॉल गिरने की, ठीक है, ये क्या हमारी क्या हो गई, प्रॉब्लम, रिलेटेड टू किस कारण से, इम्प्रॉपर यूज ऑफ कर्टेज, मतलब उसने कोई भी आधार जो लिया है, जो भी क्रस्ट लिया है वो इम्प्रॉपर लिया है, ठीक है, किसी का सहारा हुई, छड़ी हुई, कोई भी समझ लो, जैसे कि रिस्क फॉर फॉल, कोई बुढ़ा पेशेंट है, कोई ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है, तो वो उसने सहारा नहीं लिया है लकड़ी, किसी का कर्टेज मतलब उसका आधार होता है, तो उसने किसी का इम्प्रॉपर यूज़ किया है, इसके कारण क्या होगा, वो गिर जाएगा, उसको इंजरी हो जाएगी, ठीक है। 2 पार्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी क्यों हो रही है, रिलेटेड टू डिक्रीज मसल्स कंट्रोल, बस 2 पार्ट लिखोगे तो 2 पार्ट होगा। 3 पार्ट में एज एविडेंस बाय, उसके सिम्टम्स क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा आपने रिस्क फॉर फॉल, रिलेटेड टू रिस्क फॉर फॉल, गिरने की चांस रिलेटेड टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ कर्टेज, इम्प्रॉपर यूज के करने से, तो एज एविडेंस बाय क्या होगा, यदि वो गिर गया तो क्या होगा, उसको इम्प्रॉपर मूव ऑफ एनी पार्ट या एक्सट्रीमिटी, उसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि गिर गया तो उसको इंजरी हो गई है, पार्ट मूव नहीं करेगा, वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा और पेशेंट को अनकम्फर्ट फील होगा, ठीक है। एक और लास्ट है 1 पार्ट कंपार्टमेंट, ये आपकी समझने के लिए ओनली, किसी को एग्जाम में 2 पार्ट या 3 पार्ट तो लिखना ही रहता है, तो प्रॉब्लम लिखनी सिर्फ प्रॉब्लम या डायग्नोस्टिक लेवल ही लिखना ओनली। रेडनेस फॉर इनहेंस्ड ब्रेस्ट फीडिंग, कोई भी लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो पे रेडनेस आ रही है, ठीक क्या है, 1 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको मोस्टली 3 पार्ट स्टेटमेंट एंड 2 पार्ट स्टेटमेंट ही याद रखना है, ठीक है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम लिखनी पेशेंट की, रिलेटेड टू इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स, ओके।